एसएसबी है क्या। जो पुराना प्रोसेस था एसएसबी का स्टेज 1 का एंड जो स्टेज 2 का जो न्यू प्रोसेस है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। ग्रुप डिस्कशन कुछ इस प्रकार का होता था। आपने वीडियो देख ली तो उस वीडियो में केवल तुम्हें इतना बताया गया है कि जो सीएसएस है ये अब क्या है। जो भी हमारा पहले जो ओआईआर का प्रोसेस होता था ना, जैसे बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चन होते थे, वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। डे 4 उसकी नाइट को कुछ ऐसा सीन होता है, हर एक वर्ड तुम्हें केवल 15 सेकंड के लिए शो अप होता है। 15 भाई ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें तुम्हारी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज डिस्कस करी जाती हैं। थमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट होता है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरा जो है ओपैम है, इसमें तुमसे पूछे जाएंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हम में क्या होता है, तुम्हें ना एक स्लैब दी जाती है, ठीक है, ऐसे एक स्लैब दी जाती है जिसके अंदर 4 टॉपिक्स लिखे होते हैं। और तुमने एक बार 10 को कंप्लीट कर दिया तो तुम दोबारा से डिटेल्स भरते हो, उसके बेसिस पे तुमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ सीआईक्यू पूछे जाते हैं, ठीक है। मान तुम बॉर्डर लाइन केसेस हो तो तुमसे कुछ एसआरटीज पूछी जाती है, कुछ सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट पूछे जाते हैं। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसएसबी के प्रोसेस के बारे में, कि एसएसबी के प्रोसेस में डे 1 से लेकर डे 5 तक का क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ती है, कौन कौन से एक्टिविटीज़ हमें करनी पड़ती है। एंड जो पुराना प्रोसेस था एसएसबी का स्टेज 1 का एंड जो स्टेज 2 का जो न्यू प्रोसेस है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, उसके बारे में भी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। एंड कि उससे कोई रिकमेंडेड के चांसेस बढ़ रहे हैं, सिलेक्शन से जो प्रोसेस है वो बढ़ेगा कि कम होगा, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे कि कम होंगे, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसएसबी है क्या। ये एसएसबी का जो एसएसबी है क्या। एसएसबी है तुम्हारा एक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इसमें क्या होता है, इसमें 5 दिनों का प्रोसेस है जहाँ पे तुम्हारा इंटरव्यू लिया जाता है ताकि तुम एक ऑफिसर बन सको। भले ही तुम एनडीए के लिए जाओ, सीडीएस के लिए जाओ, एफकेट के लिए जाओ या फिर डायरेक्ट एंट्री के लिए जा रहे हो, तुम्हारा एक इंटरव्यू प्रोसेस से तुम्हें होके गुजरना ही पड़ता है एग्ज़ाम के बाद, वो है तुम्हारा एसएसबी इंटरव्यू। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें तुम्हारी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ डिस्कस करी जाती हैं। कौन कौन सी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हमारी डिस्कस करी जाती है? इन 15 ऑफ OLQs होती है जिनको डिस्कस किया जाता है। इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग, दूसरा आता है सोशल एडजस्टमेंट, सोशल इफेक्टिवनेस एंड चौथा है मेंटल स्ट्रेंथ कैसी है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन आती है, हमारी इफेक्टिव इंटेलिजेंस को चेक किया जाता है, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटीज़, पावर ऑफ एक्सप्रेशन और रीजनिंग एबिलिटी जो होती है उन सबको डिस्कस किया जाता है। दूसरा आता है तुम्हारा सोशल एडजस्टमेंट, जिसमें तुम्हारी सोशल अडेप्टेबिलिटी को डिस्कस किया जाता है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे अंदर कितनी है वो, और तुम कितने कोऑपरेटिव हो उसको डिस्कस किया जाता है। फिर तीसरा आता है तुम्हारा सोशल इफेक्टिवनेस। इसमें तुम्हारा डिस्कस होता है, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस चेक होता है, तुम कितने इनिशिएटिव लेते हो वो डिस्कस किया जाता है, एबिलिटी तुम्हारे अंदर कितनी एबिलिटी है कि तुम ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर सको वो, कितने स्पीड से तुम डिसीजंस ले सकते हो वो, एंड लाइवलीनेस तुम्हारे अंदर कैसी लाइवलीनेस वो। लास्ट तुम्हारा जो पार्ट है ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ का वो है तुम्हारा मेंटल स्ट्रेंथ। तुम कितने डिटर्मिनेंट हो वो, तुम्हारे अंदर कितना करेज है वो, एंड तुम्हारा कितना स्टेमिना है वो सब कुछ भी क्या है डिस्कस किया जाता है तुम्हारी इस होल 5 दिनों के प्रोसेस में। एसएसबी के प्रोसेस को जानने से पहले चेक करते हैं कि हमारे इंडिया में कितने एसएसबी सेंटर्स हैं। स्पेशली अगर हम बात करें तुम्हारे आर्मी के तो 4 हैं। सबसे पहला आता है सिलेक्शन सेंटर ईस्ट जो कि हमारे इलाहाबाद के अंदर है, सिलेक्शन सेंटर नॉर्थ जो कि जालंधर में है, पहले कपूरथला में था वो चेंज हो गया जालंधर में आ चुका है। तीसरा है सिलेक्शन सेंटर के अंदर जो कि भोपाल के अंदर है, एंड लास्ट है तुम्हारा सिलेक्शन सेंटर साउथ जो कि बेंगलुरु के अंदर है। बाकी 1 AFSB देहरादून है, 5 AFSB गुवाहाटी है, 4 AFSB वाराणसी है, 3 AFSB ये गांधीनगर है, एंड 2 AFSB मैसूर में। बाकी नेवल एसएसबी बोर्ड है, ये भी बेंगलुरु में ही है। फिर ये एक तमिलनाडु में है, एक विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश में, एंड लास्ट है वेस्ट बंगाल में। ये सारे के सारे तुम्हारे एसएसबी सेंटर्स हैं। अब बात करते हैं कि एसएसबी के 2 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज है स्क्रीनिंग का, दूसरा स्टेज है साइकोलॉजी एंड जीटीओ का। इसका स्क्रीनिंग का एंड जीटीओ का। अभी बहुत सारा बात चल रही थी कि भाई एसएसबी का जो स्टेज 1 का जो प्रोसेस है, जो कि स्क्रीनिंग का जो प्रोसेस होता है, उसको चेंज कर दिया गया है। पहले ओल्ड वे में क्या होता था, ओआईआर होता था एंड पीपीटीटी के टेस्ट होते थे। अब न्यू प्रोसेस में क्या है, सीएसएस आ गया है एंड ओपैम आ गया है। अरे ये भैया ये 2 प्रोसेस है क्या, सीएसएस एंड ओपैम है क्या? आओ बताता। सबसे पहले हम बात करेंगे ओआईआर के बारे में कि यार ओआईआर क्या है। ओआईआर जो था वो होता तुम्हारा ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग। इसको मैं बेसिक में बताऊं तो ये था तुम्हारे रीजनिंग एबिलिटी का टेस्ट, ठीक है। इसमें 50 क्वेश्चन आते थे जो कि वर्बल क्वेश्चन होते थे, जैसे कि इस टाइप की, ठीक है, कि इसके बाद
इस ग्रुप के बाद इनमें से कौन सी चीज़ जो है कि वो ग्रुप ए से बिलोंग करेगी। इस टाइप के क्वेश्चंस आया करते थे, ठीक है। 50 इस टाइप के क्वेश्चन आते थे, 50 नॉन वर्बल क्वेश्चन आते थे, जिसके लिए भी टोटल तुम्हें टाइम मिलता था 30 मिनट, इसके लिए भी 30 मिनट। अब इस प्रोसेस को चेंज कर दिया गया। इसमें बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते थे कि इनमें से कौन सा वो है जो कि ग्रुप ए से बिलोंग करेगा, या फिर इसके बाद ये क्या ये दोनों एक जैसे सेम है क्या, ये दोनों एक जैसे सेम है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया करते थे। तो ये था तुम्हारा OIR। इसमें अलग अलग रेटिंग होती थी, OIR 1 2 3 ऐसे ऐसे करके रेटिंग्स मिलती थी। और दूसरा जो पार्ट था वो था हमारा PPDT, जिसको हम बोलते हैं पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। ओके, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। इसमें क्या होता था, एक इमेज दिखाई जाती थी ऐसी जो कि बहुत ही हेजी होती थी, अनक्लियर पिक्चर होती थी। इसमें क्या होता था, इसको 30 सेकंड के लिए तुम्हें पिक्चर दिखाई जाती थी, फिर तुम्हें 1 मिनट दिया जाता था अपनी डिटेल्स भरने के लिए कि तुम्हारा नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, चेस्ट नंबर क्या है, बैच नंबर क्या है, एंड ये तुम्हारा क्या बोलते हैं कितने कैरेक्टर्स तुमने देखे। ऐसे बॉक्स बन के आया करता था, ऐसे बॉक्स बन के आया हुआ था, जिसके अंदर तुमने जैसे मान लो यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स हैं, तो तुम अपने 2 कैरेक्टर्स के बारे में यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। पहले सबसे पहले उसका जेंडर लिखोगे, अगर मेल है तो मेल लिखोगे, फीमेल है तो वो लिखोगे, ठीक है। फिर उसकी एज लिखोगे, यहाँ पे 14 लिखा है तो 14। फिर उसका मूड, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, और कुछ नहीं पता तो ऐसे ही छोड़ दोगे। अगर तुम्हारा मेन कैरेक्टर है तो उसको ऐसे सर्कल किया जाता था, ठीक है, ऐसे सर्कल किया जाता। अब नहीं है तो फिर उसको ऐसे ही नॉर्मली छोड़ देते थे। एंड फिर तुम्हें फिर तुम्हें 1 मिनट दिया जाता है अपने एक्शंस लिखने के लिए और डिटेल्स भरने के लिए। ये सब कुछ तुम पहले ही भर देते थे। देन लास्ट आता था तुम्हारा 4 मिनट दिया जाता है तुम्हें अपनी स्टोरी लिखने के लिए, कि भाई इस स्टोरी में क्या हुआ था, ऐसे करके सब कुछ तुम लिखते थे, ठीक है। ये सब कुछ होता था तुम्हारे PPDT में। जैसे ये होता था, इसके बाद तुम्हारी जो शीट थी उसको ले लिया जाता था। जैसी शीट ले ली उसके बाद क्या होता था, फिर तुम्हारा उसके बाद होता था तुम्हारा ग्रुप डिस्कशन। पहले ये बंदा अपनी स्टोरी नरेट करता था, फिर ये, एंड जब लास्ट में जैसे इस बंदे ने अपना स्टोरी ख़त्म करी, वैसे तुम्हारा ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होता है। ग्रुप डिस्कशन कुछ इस प्रकार का होता था। Just in addition to that, so there is going to be our country is going to have development of the iPhone. But when the part of next member, there should be a response and ठीक है। अब यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने लगी कि यार जब भी बंदे के GD होता था उसमें वो प्रॉपरली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे, या फिर जब भी नरेशन का बात आता था तो प्रॉपरली क्या बोलते हैं नरेट नहीं कर पा रहे थे। तो इसी को देखा गया कि यार बहुत सारे ऐसे बंदे, ऐसे बच्चे जो कि रिकमेंड होने चाहिए थे या फिर जिनके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ थी, उस दिन वो कुछ बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हो गई जिसकी वजह से वो उस दिन अपना बेस्ट नहीं दे पाए, तो वो क्या होते थे, स्क्रीन आउट हो जाते थे। बट इसी को चेंज करने के लिए लाया गया CSS एंड OPAM। अब बहुत सारे बच्चे ये पूछेंगे कि CSS एंड OPAM है क्या। सबसे पहले है कंप्यूटराइज्ड स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन सिस्टम। OPAM का मतलब है ऑफिसर पोटेंशियल असेसमेंट मॉडल। इसको समझने के लिए पहले तुम ये वीडियो देखो। Welcome you all for the computerized stage 1 selection system. Okay, I will just give the instructions. You can follow the instructions, and if at all if any doubts, you can ask at the later end. Now, this is a computerized battery of tests to assess your cognitive abilities. There are 10 tests in computerized tests. Computer knowledge is not required to do these tests. Some tests are very easy, but you need to work fast as and accurately as possible. The speed of the performance on these tests is most important. Therefore, it is to your advantage to be relaxed and calm. In some tests, you will be given limited time in seconds for each problem, after which the next problem will appear automatically. You will give a change of response within the time limit. Once the next problem appears, you cannot change the response in the previous problem. In some tests, you will be given specific time limit to complete the whole test. You can move through the questions with the help of the right and left arrow keys given in your keypad. You should attempt all the questions. If you find any difficult question, you can go to the next problem and attempt the leftover questions later if the time permits. The test will stop automatically after giving a, irrespective of how many questions you have given and that answered. Whenever asked this test to mark A, B, C, D and D, E and press the keys with the stickers of the particular alphabets only. Instructions for each test should be given separately and you are requested not to start the test until you are asked to do so. Is that clear, gentlemen? We have a set of series of computerized tests, or a series of about 11 tests and plus a personality test also there, wherein it gives a more comprehensive measure of somebody's mental abilities. And moreover, it is very easy for the administrative purposes also to have the records of the candidate performance, and which will be easy for us to further compile the results also.
The next generation test probably will come into play in next 1 or 2 months, definitely, so that it will ease our selection system at the stage 1 level. Computerized Stage 1 selection system is a tech-enabled screening tool for officer selection, which gives a comprehensive assessment of cognitive abilities and personality attributes. It consists of CSSS, Computerized Stage 1 Selection System, and an Objective Personality Assessment Measure, OPAM. Cognitive Battery assesses the candidates for cognitive abilities and higher-order executive cognitive functions, like space perception, visualization, form perception, perceptual speed, linguistic abilities, map memory, working memory, selective attention, auditory discrimination, and sustained attention. The second section, that is OPAM, consists of self-report objective items. These items will assess the candidates over the 15 officer-like qualities. It is fully computerized, objective, and easy to administer and score system. The approx number of questions are 190, 70 cognitive plus 120 personality questions. Different tests have different number of questions and different timings. Considering today's ever-changing scenarios, CSSS assessment leads the system to select cognitively superior candidate who cannot just adapt in such scenarios, but can function effectively and efficiently. The OPAM section of CSSS assess the candidates over 15 OLQs, ultimately aligning itself with primary aim of Stage 1, that is, selecting those who have more chances of getting recommended in Stage 2. From the candidate's perspective, the CSSS testing is convenient. Candidates can complete this test in a single sitting, including instructions and testing, that saves them the hassles of going to multiple testing areas and waiting for their turns. ओके तो सबने वीडियो देख ली, तो उस वीडियो में केवल तुम्हें इतना बताया गया है कि जो CSS है ये अब क्या है, जो भी हमारा पहले जो OIR का प्रोसेस होता है ना, जैसे बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चन होते थे वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे। अब बस क्या होगा, सब कुछ ऐसे कंप्यूटराइज फॉर्मेट में होगा सब कुछ। पहले क्या होता था, शीट में लिखना पड़ता था, OIR भरनी पड़ती थी, वो सब कुछ अब नहीं होगा। सब कुछ हमें किस में करना पड़ेगा, ऐसे शीट्स में करनी पड़ेंगे, ठीक है। एंड दूसरा जो OPAM है, इसमें तुमसे पूछे जाएंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें तुम्हें चिड़िया की आवाज़ सुना दी या फिर किसी की भी आवाज़ सुनाई, तो तुमसे पूछा जाएगा कि यार ये आवाज़ जो आई थी ये कितनी दूरी पे है, ऐसे टाइप के जो बेसिकली रीजनिंग के क्वेश्चन होते थे। 70 क्वेश्चन तुम्हारे पूछे जाएंगे CSS में, ठीक है। जो कंप्यूटराइज्ड स्क्रीनिंग सिलेक्शन सिस्टम जो है उसमें तुम्हारे 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे OPAM के अंदर। किसके अंदर, OPAM के अंदर, कि OPAM है क्या चीज़। इस सब के ऊपर पूछा जाएगा तुम्हारे क्या 120 क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को ज़्यादा डरने की कोई बड़ी बात नहीं है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बेसिक्स तुम्हारी इंटेलिजेंस के ऊपर होंगे कि यार जो बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चन आते थे कि ये सारी की सारी चीज़ें इनसे मिलती है कि नहीं। बट हाँ, ये है कि 190 क्वेश्चन तुम सबको फुलफिल करने हैं केवल कितने, केवल 90 मिनट्स के अंदर, यानी कि 1.5 घंटे के अंदर तुम्हें 190 क्वेश्चन निपटाने हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं हैंगे। बेसिकली ये सबसे बेसिकली सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, कि तुम्हारा वो रिएक्शन कैसा होता है। क्या तुम जो हम ऑडियो सुना रहे हैं तुम्हें, क्या वो सुन पा रहे हो, जो क्वेश्चन तुम्हें एकदम से हमने दिए क्या वो तुम उस पर रिएक्ट कर पा रहे हो, जो सिचुएशंस हमने दी क्या तुम पे उन पे क्वेश्चंस कर पा रहे हो। जब से ये OPAM और CSS आया है, ये दोनों जब से आए हैं, मैं सच बता रहा हूँ, तुम्हारे जो सिलेक्शन की जो चांसेस हैं वो बढ़ चुके हैं। मानो मेरी बात, ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। इससे क्या होगा कि यार तुम्हें ना डिस्कशंस करने नहीं पड़ेंगे। एंड साथ ही साथ में क्या होगा, जब भी तुम CSS और OPAM दोगे तो इससे तुम्हारे सिलेक्शन के रेशियो बढ़ेंगे। ये उन्हीं बच्चों के लिए हो पाएगा, जैसे मान लो ये कैंडिडेट है, ये इसके अंदर वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ है तो यही आगे जाएगा, ठीक है। और मान लो किसी ऐसे कोई ऐसा बंदा जिसके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ नहीं है तो वो आगे नहीं जाएगा। इसकी वजह से ये सारी सारी चांसेस बढ़ चुके हैं। तो CSS एंड OPAM अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊँ तो इसका मतलब ये है कि जो पहले जो OIR के क्वेश्चंस या फिर जो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट जो हम पूछते थे कि सिचुएशंस के ऊपर ऑफिसर कैसे रिएक्ट करेगा, वो सारे सारे क्वेश्चंस को अब स्क्रीनिंग 1 में ही डाल दिया गया है। ऐसे क्वेश्चंस जो कि बेसिक रीजनिंग के होंगे, कुछ ऐसे सिचुएशंस के होंगे जो हम अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, डेली लाइफ में फेस करते हैं, उन सब के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 190 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे टोटल 90 मिनट्स के अंदर। एंड तुम्हें जितनी जल्दी तुम्हारे रिएक्शन टाइम देखा जाएगा कि तुम कितनी जल्दी उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, और जितने अच्छे और उन्हीं कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा जिनके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं, जिनके अंदर OLQs दिखेंगे, उन्हीं ऑफिसर्स को या उन्हीं कैंडिडेट्स को स्टेज 1 से पार करा जाएगा। तो ये था तुम्हारा बेसिक CSS एंड OPAM। अब आता है तुम्हारा स्टेज 2।
ओके, स्टेज 2 सबसे पहले स्टार्ट होता है साइकोलॉजिकल डे से। सबसे पहला आता है इसमें साइकोलॉजिकल डे। इसमें सबसे पहला होता है तुम्हारा क्या बोलते हैं, सबसे पहले टेस्ट होता है टेट का, दूसरा होता है वेट, तीसरा होता है SRT एंड चौथा होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ओके, तो चलो डिस्कस करते हैं TAT क्या है। थमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, इसको बोला जाता है थमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। ये तुम्हारा एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है। ओके, इसके अंदर तुम्हें 12 स्टोरीज लिखनी होती हैं। 11 के अंदर तुम्हारी पिक्चर्स क्लियरली तुम्हें शोन करी जाती है, इस टाइप की पिक्चर्स तुम्हें शोन करी जाती है, जिसके लिए तुम्हें 30 सेकेंड्स दिया जाता है। ठीक है, 30 सेकेंड्स दिया जाता है इस पिक्चर को परसीव करने के लिए कि यार इस पिक्चर में को परसेप्शन करो, अब परसीव करो कि क्या क्या तुमने स्टोरी बनानी। 30 सेकेंड में दिया जाता है क्या बोलते हैं इस पिक्चर को परसीव करने के लिए, एंड 4 मिनट दिया जाता है अपनी स्टोरी को लिखने के लिए कि इस स्टोरी में तुम क्या क्या लिखना चाहते हो, उस सबको लिखने के लिए टोटल 4 मिनट दिए जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही तुम्हें लिखनी होती है 12 स्टोरीज। इस 12 ही क्यों, 12 इसलिए क्योंकि मान लो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज जो होती है ना वो पहले से ही पढ़ के आए होते हैं कि यार हमने ये सब कुछ पहले से प्रैक्टिस करी है, तो हम तो ऐसे नॉर्मली कर लेंगे। तो क्या होता है कि एक वो अपने मन से लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 वो मगअप करके आ सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो 5, 6, 5वीं में पहुँचते हैं, 6वीं में पहुँचते हैं, 7वीं में पहुँचते हैं, तो उनका जो माइंड होता है ना वही असलियत में स्टोरीज लिख रहा होता है। तो इससे वो क्या होता है ना, उनकी जो रियल पर्सनैलिटी होती है वो 6, 7 या फिर 5, 6, 7 की जो स्टोरीज होती है उनमें प्रॉपरली दिख जाती है। इसलिए केवल 11 ही ऐसी पिक्चर्स होती है जो कि क्या होती है दिखाई जाती हैं। जो 12th होती है वो ब्लैंक होती है, एक ब्लैंक होती है, उसमें तुम कोई सी भी अपनी स्टोरी लिख दो, वो होता है तुम्हारा 12th वाली में। और इसमें क्या होता है कि हर 30 सेकंड मिलते हैं स्टोरी को परसीव करने के लिए, एंड 4 मिनट मिलते हैं अपनी स्टोरी को पूरी कंप्लीट करने के लिए। ये होता है तुम्हारा क्या बोलते हैं टोटली थमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। अब आता है तुम्हारा वेट। वेट जो कि है तुम्हारा क्या बोलते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर होता है तुम्हारा हर 60 वर्ड्स होते हैं, तुम्हें क्या 60 वर्ड्स लिखने होते हैं 15 मिनट के अंदर। ठीक है, 15 मिनट के अंदर तुम्हें 60 वर्ड्स दिखाए जाएंगे जिसमें तुम्हें ऐसे सेंटेंसेस बना के लिखने होते हैं। ओके, तुम्हें क्या करना होता है सेंटेंसेस बना के लिखने होते हैं। ठीक है, हर एक वर्ड तुम्हें केवल 15 सेकंड के लिए शो अप होता है। 15 सेकंड के लिए एक वर्ड आया, जैसे वर्ड आया केयरफुल, तुमने उसके ऊपर एक स्टोरी एक सेंटेंस बना दिया। फिर अगला वर्ड आएगा एग्री, फिर 15 सेकंड के बाद वो वर्ड हट जाएगा, फिर आएगा एग्री, फिर तुमने एग्री के ऊपर वो स्टोरी लिख दी। फिर आता तुम्हारा यहाँ पे लिखा है कैन नॉट, फिर तुमने कैन नॉट के ऊपर एक सेंटेंस बना के लिख दिया। ये सब कुछ होता है तुम्हारा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के अंदर। इसमें कितने वर्ड्स आते हैं 60 वर्ड आते हैं। हर 15 एक वर्ड तुम्हें हर 15 सेकंड में दूसरा वर्ड आता है, एंड टोटल टाइम कितना होता है 15 मिनट। अगला होता है तुम्हारा क्या बोलते हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। क्या होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं SRT। इस SRT में क्या होता है कि सबसे पहले 60 सिचुएशंस दी जाती है। कितनी सिचुएशन 60 सिचुएशन। ठीक है, और उसका टाइम कितना होता है 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के अंदर तुम्हें 60 सिचुएशंस करनी होती हैं। इट मीन्स 30 सेकेंड के अंदर एक ख़त्म कर देनी है, एक SRT तुमने कर देनी। इसमें मतलब तुम्हें 30 सेकेंड के अंदर एक SRT पूरी पढ़नी भी है, उसके बारे में सोचना भी है, एंड उसको पूरा का पूरा सॉल्व भी करना है। ओके, तो तुम सबके लिए एक क्वेश्चन है। ठीक है, यू गॉट अ लॉटरी ऑफ 1 लाख रुपीज़, हाउ वुड यू यूटिलाइज इट। ये तुम्हारा सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है। इसको तुम अपने कमेंट्स में जाके मेरे को लिख के बताना कि तुम्हारा इसका ऊपर रिएक्शन क्या है, या फिर तुम कोई सा भी एक टॉपिक 1, 2, 3 के ऊपर तुम क्या बोलते हैं। रुको मैं इसे मिटा देता हूँ पहले पूरा का पूरा उसको, उसके बाद मैं तुमसे बोलता हूँ। एक सेकेंड, यस। सो अब आइदर 1, 2 और 4 इनमें से कोई सा भी एक सिचुएशन के ऊपर तुम अपना रिएक्शन कमेंट डाउन में मेरे को बता के बताओ। कमेंट में लिख के बताओ कि यार तुम्हें इनमें से अगर कोई सा भी तुम्हें रिएक्शन सिचुएशन में बोलूँ कि तुम्हें लिखनी है, तो तुम क्या लिख पाओगे, तुम क्या लिखोगे वो मुझे कमेंट में बताओ। ओके, ये है तुम्हारा सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसके बाद आता है तुम्हारा सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट जिसे हम SDT भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं SDT। इसके अंदर 15 मिनट्स दिए जाते हैं और 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब वो क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं। क्वेश्चंस होते हैं तुम्हारे व्हाट योर पेरेंट्स थिंक, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुम्हारे टीचर्स या तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स और कलीग्स तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, और तुम किस काइंड के पर्सन पूछने चाहते हो। मोस्टली जितने भी पर्सन जितने भी कैंडिडेट्स जितने भी आज तक आए हैं सबका आंसर सेम ही होता है।
सबका आंसर इस टेस्ट में, सबका मोस्टली सब हर बंदे का इस सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में आंसर सेम ही होता है। बट 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 15 मिनट होते हैं, तो हर क्वेश्चन के लिए 3 मिनट दिए जाते हैं। ओके, ट्राई करना कि तुम 3 मिनट के अंदर ही हर क्वेश्चन सॉल्व कर दो। एंड ये मोस्टली ये क्वेश्चन सबके सब मगअप करके आते हैं पहले से, क्योंकि सेम ही होता है तो हर किसी का आंसर सेम ही निकलता है। ओके, ओके, सो एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो ये हमारा थमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट होता है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, याद रखना ये सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है थमेटिक अपरसेप्शन। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाना इसकी, और जितनी अच्छी स्टोरी, जो भी तुम्हारे माइंड में फर्स्ट थॉट आए उसके ऊपर बेसिस पे क्या है, जो भी तुम्हारा फर्स्ट थॉट हुआ उस पर पूरी की पूरी स्टोरी बना देना भाई। दोबारा मत सोचना, जो भी फर्स्ट थॉट आए उसके ऊपर स्टोरी बना के लिख देना। और याद रखना थमेटिक अपरसेप्शन सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। अब आते हैं डे 3 और डे 4 के टेस्ट्स, जिनको हम ग्रुप टेस्ट भी बोलते हैं या फिर जीडी भी बोलते हैं, ग्रुप डिस्कशन या फिर ग्रुप टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होती हैं, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होता है, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस होता है, हाफ ग्रुप टास्क होते हैं, लेक्चरेट होते हैं, फाइनल ग्रुप टास्क होता है, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होते हैं और कमांड टास्क होते हैं। ये सब के सब क्या होते हैं, ये सब के सब है तुम्हारे डे 3 और डे 4 के टास्क। किसके, डे 3 और डे 4 के ये सारे टास्क होते हैं। ठीक है, कि जो कि तुम्हें डे 3 और डे 4 के अंदर परफॉर्म करने होते हैं। ओके, और इसमें जो तुम्हारी यूनिफॉर्म जाती है वो यूनिफॉर्म जाती है तुम्हारी वाइट क्लोथ्स। क्या होती हैं, वाइट क्लोथ्स जाती हैं। ओके, यस। सबसे पहले आता है ग्रुप डिस्कशन। क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है। इसके अंदर 2 ग्रुप डिस्कशंस होते हैं। ठीक है, पहले के अंदर वो प्रॉपर हिट्स देता है, जो हमारे जीटीओ होते हैं। देखो जीटीओ यहाँ पे बैठते हैं, मतलब पूरे के पूरे जो ग्रुप हैं उससे बाहर बैठते हैं। क्या बैठते हैं, उससे बाहर बैठते हैं, ताकि वो सारे के सारे बच्चों को असेस कर पाए कि कौन सा बच्चा कितना पार्टिसिपेट कर रहा है और कौन सा बच्चा नहीं कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 2 ग्रुप डिस्कशंस होते हैं। हर एक ग्रुप डिस्कशन के लिए एक 10 मिलते हैं। ठीक है, 10 मिनट। पहला जब भी ग्रुप डिस्कशन होता है उसमें वो हिंट देते हैं, लाइक कि अभी जो ईरान वॉर चल रहा है, ईरान एंड यूएसए वॉर चल रहा है, वो किस वजह से चल रहा है, क्या ऑयल की वजह से हो रहा है, न्यूक्लियर पावर की वजह से हो रहा है, या फिर चाइना के इन्फ्लुएंस की वजह से होता है। मैंने तुम्हें 3 हिंट्स दे दिए, अब तुम्हें इसके ऊपर डिस्कस करना है। और जो दूसरा होता है वो कोई भी न्यू ट्रेंडिंग ऑप्शन के ऊपर पहुंच सकता है, कि लाइक यूट्यूब पे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो इतने बढ़ क्यों रहे हैं, उसके ऊपर डिस्कस करो। ये 3 कोई ऐसे बहुत सारे ग्रुप डिस्कशंस के टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर बहुत सारे बच्चों को डिस्कस करना होता है। तो यहाँ पे वो असेस करता है कि कौन सा बच्चा कितना ज़्यादा ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, किस बच्चे के पास कितने ज़्यादा पॉइंट्स हैं, उन सब के ऊपर डिस्कशन किया जाता है यहाँ पे ग्रुप में। इसके बाद टास्क आता है तुम्हारा ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। दूसरा जो टास्क होता है वो होता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। ये जो ऐसे ये देख रहे हो, इसके ऊपर ये बना होता है। ठीक है, इसके ऊपर एक प्रॉपर पेज आता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि यहाँ से तुम यहाँ से यहाँ जा रहे हो, बीच में तुम्हारा ये कोई इस सीतापुर नाम का ये है, यहाँ पे तुम रुके, कि फटाफट से तुम्हारी गाड़ी ख़राब हो गई, बहुत सारी क्या होती है, बहुत सारी एक साथ प्रॉब्लम्स आ जाती है। 4 से 5 प्रॉब्लम्स एक साथ आ जाती है। ठीक है, तो तुम्हें डिस्कस करना होता है, आपस में डिस्कस करना होता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसे मिलेगी, सेकंड किसे मिलेगी, थर्ड किसे मिलेगी, फोर्थ किसे मिलेगी या फिफ्थ। एंड लास्ट में पूरे के पूरे इसमें डिस्कस करके तुम इनमें से एक स्टूडेंट, मान लो ये स्टूडेंट उठेगा एंड वो पूरी की पूरी स्टोरी को नरेट करेगा कि कहाँ से सबसे पहले हम यहाँ से गए, इधर गए, देन हमने अलग कैसे कैसे सॉल्व करा, कैसे कैसे पर्सन को डिवाइड करेंगे। मान लो तुम 10 बंदों के ग्रुप हो, ठीक है, ऐसे प्रॉपर टास्क मिलते हैं। वो सब किस्म होता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में, कि तुम्हें 4-5 प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व करना होता है एंड एक कंक्लूजन में आना होता है। एंड जब कंक्लूजन में आ जाते हैं उसके बाद एक लीडर को चूज़ करना होता है, जो कि आगे जाके डिस्कस करके बताता है कि यार कैसे हमने सॉल्यूशंस को निकाला है एंड कौन कौन जो मेन पर्सन्स हैं, कि कैसे कैसे हमने ग्रुप को डिवाइड करा एंड लास्ट में कैसे अपना पूरा कंसेशन कंप्लीट करके हम अपने फाइनल टास्क पे पहुँचे। वो सब कुछ होता है तुम्हारे ग्रुप डिस्कशन में और वो तुम्हें सॉल्व करके बताना होता है इसमें। ठीक है, तो ये था तुम्हारा पूरा ग्रुप प्लानिंग से, जिसमें तुम्हें ग्रुप के साथ मिलके सारी 4-5 टास्क को कितने
4 से 5 टास्क को कंप्लीट करना होता है। ओके 4 से 5 प्रॉब्लम्स आ जाती है सडन की, किसी की गाय कहीं चली गई, सडनली कोई तुम्हारे टायर का पंचर हो गया, किसी का कोई इंजर्ड हो गया, तो उन सबको फट हॉस्पिटल लेके जाना, कैसे तुमने अपनी ग्रुप को डिवाइड करा एंड विद इन टाइम लिमिट तुम कैसे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते, वो सब कुछ डिस्कस होता है तुम्हारे ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज के अंदर। अगला आता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क सबसे इंपॉर्टेंट टास्क जीटीओ का। ग्रुप जीटीओ में जो भी तो ग्राउंड टास्क होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ना तुम्हें ऐसे एक प्रॉपर एक ग्रुप बनाया जाता है एंड तुम्हें ऐसे देखो बल्ली, ऐसे देखो फट्टा और रस्सी, इन तीनों के बेसिस पे, किन के बेसिस पे, ये देखो बल्ली फट्टा और रस्सी, इन तीन चीज़ों के ऊपर एक जगह से इस जगह से दूसरी जगह जाना होता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है बल्ली फट्टा एंड रस्सी लगा के। इसमें तुम्हें कम्युनिकेट करना होता है कि हाँ कैसे तुम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाओगे विद अपने ग्रुप को लेके कि यार ये यहाँ पे इन दोनों के बीच में इतना गैप है तो हम यहाँ पे बल्ली लगाना चाहिए, यहाँ पे फट्टा लगाना चाहिए, कि यहाँ पे रस्सी का उपयोग करके एक ऐसा लूप बनाना चाहिए जिससे यहाँ पे बल्ली को फंसा के हम एक जगह से दूसरी जगह निकल सके। ये सब कुछ होता है तुम्हारे क्या बोलते हैं प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के अंदर। इसके अंदर टोटली 4 टास्क होते हैं। ठीक है, कितने टास्क होते हैं टोटल? तो टोटल टास्क होते हैं वो होते हैं 4। ठीक है, विद इन टाइम के अंदर तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना होता है। मतलब एक यहाँ इस लाइन से लेके जो दूसरी लाइन यहाँ पे बनी होती है उस लाइन तक पहुंचना होता है बिना ज़मीन को टच करे, केवल इन पोल्स के सहारे या फिर बल्ली फट्टा और रस्सी से एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। ये होता है तुम्हारा प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। अब आता है ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, जिसे हम बोलते हैं GOR, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। ओके सो अब हम बात करेंगे ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, जिसे हम बोलते हैं GOR, या फिर इसको बोला जाता है स्नेक रेस। बहुत सारे बच्चे इसे स्नेक रेस के नाम से जानते हैं, कुछ इसे ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस के नाम से आते हैं, कुछ इसे GOR के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ होते हैं तुम्हारे ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। ठीक है, इसके अंदर तुम्हारे 6 ऑब्स्टिकल्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है ये, जिसमें तुम्हें ऐसे चढ़ के यहाँ से कूदना होता है। दूसरा होता है ये, तुम्हें इसके यहाँ से ऊपर चढ़ के ऐसे इस रस्सियों में चढ़ के इस जाली में फंस के तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह निकलना होता है। तीसरा होता है ये डबल डेकर, जिसमें डबल दीवार होती है, एक यहाँ से चढ़ के ऐसे दूसरी जगह से नीचे कूदना होता है। चौथा होता है ये, पहले यहाँ पे तुम ऐसे अंदर घुसोगे, फिर ऐसे यू बना के बाहर निकलना होता है। ठीक है, ऐसे पहले यहाँ से ऐसे निकलो या फिर ऐसे कहीं से भी निकलो, देखो पहले ऐसे फिर ऐसे प्रॉपर 8 बना के बाहर निकलना होता है। कैसे? प्रॉपर 8 बना के बाहर निकलना होता है। ठीक है, ये होता है तुम्हारा 8 वाला। ये देखो पहले तुम यहाँ से घुसे फिर अंदर गए ऐसे करके बाहर निकले, तो ये होता है तुम्हारा प्रॉपर 8। ठीक है, फिर था तुम्हारा सिंगल दीवार। जब सिंगल दीवार होती है तो यहाँ से ऊपर चढ़ो कूद जाओ, ऊपर निकलो कूद जाओ पूरे ग्रुप को। और हाँ, यहाँ पे तुम्हें ना एक स्नेक टाइप दिया होता है। देखो ये दिख रहा है स्नेक टाइप। तो हाँ, इस पर एक रूल होता है कि कम से कम 3 बंदे तो इसे होल्ड करने चाहिए। क्या करने चाहिए? कम से कम, जैसे मान लो तुम्हारा ग्रुप है अगर 10 जन होगा तो उसमें से कम 3 बंदे इस स्नेक को होल्ड एक टाइम पे, एट अ पर्टिकुलर टाइम कम से कम 3 बंदे उसे होल्ड कर रहे हो। तुम ऊपर चढ़ो तो कम से कम 3 बंदे उसे पकड़ रहे हो। फिर उसको भी, जैसे अगर तुम्हें ऐसे 8 बना के निकले तो तुम्हारा सामान भी 8 बना के निकलेगा, बट वो किसी भी ऑब्स्टिकल को टच नहीं करेगा। अगर ऑब्स्टिकल को टच करा तो तुम्हें दोबारा से वो एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ती है। ये वाला समझ में आ गया? ये एंड लास्ट होता है तुम्हें यहाँ से ऐसे ऊपर चढ़ना होता है एंड देन ऐसे करके स्लाइड करके नीचे आना होता है, ऐसे स्लाइड करके नीचे आना होता है। ये होता है तुम्हारा लास्ट ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। इसमें 6 ऑब्स्टिकल्स होते हैं जिनको तुम्हें क्लियर करना होता है। अब आता है हाफ ग्रुप टास्क। सेम होता है तुम्हारा, क्या बोलते हैं, सेम टू सेम, जैसे ये है तुम्हारा हाफ ग्रुप टास्क, सेम होता है तुम्हारा किसकी तरह? प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क की तरह। बस इसमें क्या होता है, तुम्हारे जो नंबर्स होते हैं, जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, ओके, वो कम हो जाते हैं। अगर मान लो जैसे 10 थे तो अब कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। मतलब तुम्हारा ग्रुप जो होता है उसे आधा कर दिया जाता है। कितने क्या कर दिया जाता है? आधा कर दिया जाता है। और अब तुम्हें फट्टा, रस्सी और बल्ली के बदौलत एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है अपनी बिना ग्राउंड को टच करे। सेम टू सेम जैसे प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होता है कि एक जगह से बल्ली, फट्टा एंड रस्सी का यूज़ करके इन जो ऑब्स्टिकल्स को पार करना होता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है बिना ग्राउंड को टच करे, विद द हेल्प ऑफ बल्ली, फट्टा एंड रस्सी। ओके, इन तीनों का यूज़ करके तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है।
ये था तुम्हारा हाफ ग्रुप टास्क। इसके बाद जो लास्ट टास्क होता है डे 3 के अंदर, ठीक है, ये डे 3 के टास्क थे सबके साथ, वो होता है तुम्हारा लेक्चरेट। क्या होता है? लेक्चरेट होता है, ठीक है। लेक्चरेट में क्या होता है, तुम्हें ना एक स्लैब दी जाती है, ठीक है, ऐसे एक स्लैब दी जाती है जिसके अंदर 4 टॉपिक्स लिखे होते हैं। क्या लिखे होते हैं? 4 टॉपिक्स। और हर उसको तुम्हें प्रिपेयर करने के लिए 3 टाइम मिलते हैं, 3 मिनट मिलते हैं प्रिपेयर करने के लिए, एंड 3 मिनट मिलते हैं उसको सबके सामने आके बोलने के लिए। देखो ऐसे सबके सब बैठे होते हैं, ऐसे सारे के साथ तुम्हें जितने भी ग्रुप के मेट्स होते हैं, ग्रुप मेट्स होते हैं, वो सबके सब ऐसे बैठे होते हैं, एंड तुम ऐसे सामने खड़े होके उनके सामने क्या बोलते हैं, ऐसे लेक्चरेट दे रहे होते हैं। और यहाँ पे जीटीए होते हैं, उनके पास एक बेल होती है। देखो यहाँ पे बेल है, तो बेल को प्रेस करते जैसे ही 3 मिनट हो गए, 2.5 मिनट हो गए, तो प्रेस करेंगे कि आप अपनी स्टोरी को कंक्लूड कर दो। जैसे वो टाइम बताता है कि मैं बेल बजाऊंगा, तुम्हारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सबसे पहले चेस नंबर 1 आएगा, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड लास्ट में 10 जैसे ही खत्म कर देगा तुम्हारा लेक्चरेट का टास्क खत्म हो जाता है, ठीक है। ये था तुम्हारा लेक्चरेट। इसमें क्या होता है, बस अब आता है तुम्हारा डे 4। ये है तुम्हारे सब के सब डे 4 के टास्क, ठीक है। अब स्टार्ट होते हैं तुम्हारे डे 4 के टास्क। सबसे पहला आता है तुम्हारा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। कौन सा? इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। इसके अंदर बंदे बहुत ज़्यादा प्रोमो करते हैं भाई, बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने की ट्राई करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा भाई। बंदों के सब कुछ भी पूछो भाई क्या करना है एसएसबी में जाके, भाई इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल करते हैं। इसमें फिजिकल स्टेमिना काम आता है। सबसे पहले ये अलग अलग नंबर्स में डिवाइड होते हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये अलग अलग उसमें नंबर्स में डिवाइड किए जाते हैं। सो जो सबसे पहला ऑब्स्टिकल है, इसे बोला जाता है सिंगल रैंप। तुम्हें यहाँ से ऐसे भग के आना होता है एंड कूदना होता है, बस ये है तुम्हारा सिंगल रैंप, ठीक है। दूसरा वाला जो होता है उसको बोलते हैं डबल बैरल जंप। यहाँ से कूदो फिर इसको कूदो, यानी कि अगर जो लड़कियाँ होती हैं उनको केवल इतना ही कूदना होता है, ठीक है। जो गर्ल्स होती हैं उनको केवल इतना ही कूदना होता है, बट अगर जो बॉयज़ हैं उनको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ कूदना होता है। तो ये होता है तुम्हारा डबल बैरल जंप। ये होता है तुम्हारे 2 नंबर का, कितने? 2 मार्क्स का। फिर होता है तुम्हारा 3, जिसको हम बोलते हैं जिगज़ॉ, ठीक है, बैलेंसिंग बीम। ये देखो एक बैलेंस ये यहाँ पे बनाना होता है, फिर देन धीरे यहाँ बैलेंस बनाना होता है, एंड देन इसके आगे एक और होता है जिस पे तुम्हें बैलेंस बना के जाना होता है। ये होता है तुम्हारा 3 नंबर का, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बैलेंसिंग बीम। चौथा वाला होता है स्क्रीन जंप। क्या? स्क्रीन जंप। ऐसे एक पर्दा सा लगा होता है, तुम्हें यहाँ से दौड़ के आना है, इसको जंप करके कूद जाना है, इसे बोलते हैं स्क्रीन जंप। ये होता है 4 नंबर का। और ये होता है 5 नंबर का, जिसको बोलते हैं हम बर्मा ब्रिज। क्या बोलते हैं? बर्मा ब्रिज। इसको बोला जाता है बर्मा ब्रिज, ओके। यहाँ पे ऐसे देखो 2 रोप लगी होती है, एक ऊपर होती है और एक नीचे होती है। ऐसे तुम्हें ऐसे पकड़ के क्रॉस करना होता है, एक एंड से क्रॉस करके दूसरे एंड पे निकल जाना है। अगर क्रॉस कर लोगे तो उसके 5 नंबर मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 5 नंबर। अगला आता है तुम्हारा जो कि होता है 6ठा नंबर, इसको बोलते हैं टार्जन स्विंग। क्या बोलते हैं? टार्जन स्विंग, ठीक है। ये देखो ये रस्सी दिख रही है, इसको यहाँ पे पकड़ा जाता है। तुम ऐसे ऊपर चढ़ते हो इस पे, यहाँ पे तुम खड़े हो, तुम्हें ऐसे ये रस्सी को पकड़ाएंगे वो, और तुम्हें ऐसे कूद के नीचे आना होता है, ऐसे टार्जन की तरह आवाज़ लगा के ऊ करके नीचे कूदना होता है, ठीक है, होता है ये। एंड फिर आता है 7वां, जिसको हम बोलते हैं डबल पैडल जंप, ठीक है, डबल प्लेटफॉर्म जंप। पहले तुम ऐसे ऊपर चढ़ के यहाँ पहुँचते हो, फिर यहाँ से तुम जंप करते हो इस पर, फिर यहाँ से नीचे ग्राउंड पे टर्न करते हो, इसे बोलते हैं डबल प्लेटफॉर्म जंप। देन अगला आता है 8वां, इससे तुम्हें मिलते हैं 7 पॉइंट। अब आता है 8वां, इसे बोलते हैं डबल डिच। ये डिच दिख रही है यहाँ पे, तो वहाँ से ऐसे दौड़ के आते हो। सबसे पहले दौड़ते हुए आओगे यहाँ से, इसे क्रॉस करोगे, फिर क्रॉस करके यहाँ से दौड़ते हुए आओ, रस्सी का सहारा लो, बीच में रुको, फिर एकदम क्रॉस कर दो, जंप करना होता है डबल डिच। 2 डिचेस को पार करके एकदम यहाँ से ऐसे रनिंग करते हुए आओ। रुको मैं समझाता हूँ दोबारा से। यस, ऐसे यहाँ से रनिंग करते हुए आते हैं, इस रस्सी को पकड़ते हैं, यहाँ पे जो बीच में प्लेटफॉर्म दिख रहा है यहाँ से कूदे, प्लेटफॉर्म पे लगे, फिर वहाँ से कूद के ऐसे साइड वो दूसरे वाले डिस्क को भी क्रॉस करके निकल जाते हैं। तो ये इससे अगर तुमने ये टास्क को पूरा कर दिया तुम्हें 8 नंबर मिलते हैं। एंड देन 9वां होता है, इसको बोलते हैं कमांडो वॉक। क्या बोलते हैं? कमांडो वॉक। देखो यहाँ से ऐसे ऊपर चढ़ते हैं, फिर ये पहला लेवल चढ़ा, फिर दूसरा लेवल चढ़ा, और फिर यहाँ पे तीसरा ऐसे ऊपर खड़े होकर बोलते हैं तेज से चलाते हैं कमांडो। एंड देन फिर नीचे निकल के अगर तुम ये इस प्लेटफॉर्म को पूरा इस ऑब्स्टिकल को क्रॉस कर लेते तो इसमें मिलते हैं टोटल 9 पॉइंट्स। ये टोटल 9 नंबर मिलते हैं। लास्ट होता है तुम्हारा 10, जिसको हम बोलते हैं टाइगर लीप। क्या बोलते हैं? टाइगर लीप। ये ऐसे रस्सी लटक रही होती है, तुम्हें इस प्लेटफॉर्म में ऊपर चढ़ के ऐसे जंप करके ऐसे पकड़ के नीचे कूदना होता है। ये होता है तुम्हारा टाइगर लीप। क्या होता है? क्योंकि टाइगर भी ऐसे जंप करके अपने सामान को लेता है, तो इसको बोलते हैं टाइगर लीप। अगर तुम 1 से लेके 10 तक का सारे ऑब्स्टिकल्स को पूरा कर दिया,
तो फिर उसके बाद तुम्हारे पास ये चांस होता है कि तुम इन्हीं सारे टास्क को दोबारा कर सकते हो। तुम्हारे पास टोटल 3 मिनट्स होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 3 मिनट्स होते हैं। जितने ऑब्स्टिकल्स तुम कर सकते हो उतने ऑब्स्टिकल्स तुम्हें करने चाहिए। अगर तुमने एक बार 10 को कंप्लीट कर दिया तो तुम दोबारा से ही फिर से 1 से स्टार्ट करके जहाँ से, और वैसे भी ये एक प्रॉपर ऐसे सिंकिंग में नहीं होते। कहीं पे 1 होगा तो उसके बगल में 10 हो जाएगा, फिर 7 होगा तो उसके बगल में 3 हो जाएगा, ऐसे करके बिखरे होते हैं ताकि तुम्हें जितनी जल्दी हो सके तो तुम एक बार ही सारी ऑब्स्टिकल्स को 10 के 10 को पूरा कर लो। उसके बाद तुम्हें क्या करना होता है कि फिर तुम उसके बाद रिपीट कर सकते हो कि जितने ज़्यादा मार्क्स मिले उतना फ़ायदा। 1 से लेकर 10 तक का मान लो तुमने तो 10 के 10 कर लिए। उसके बाद कई बच्चे क्या करते हैं 10 को कर लिया, फिर 9 कर लिया, फिर 8 कर लिया, फिर 7 कर लिया, फिर 6 कर लिया। उसके बाद जाके तुम रिपीट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि तुमने एक ऑब्स्टिकल करा तो तुम्हें अच्छा लगा तो तुमने उसी को रिपीट करने लगे, नहीं, जीटीओ उसको काउंट नहीं करेगा। तुम्हें केवल एक ही माना जाएगा। जैसे मान लो तुमने एक करा है, तुम बार बार उसी को एक को ही बार बार करिए तो तुम्हारा एक वाला जो ऑब्स्टिकल है उसे एक ही बार ही काउंट किया जाएगा, यानी कि तुम्हें टोटल एक ही नंबर मिलेगा। और तुमने मान लो 10 नंबर 1 से लेकर 10 तक का सारे के सारे ऑब्स्टिकल्स को पूरा कर दिया, उसके बाद तुमने फिर से दोबारा जाकर 10 कर लिया तो फिर तुम्हें 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। 54 तो मिलेंगे, साथ ही साथ में उसके साथ 10 नंबर एक्स्ट्रा में मिलेंगे। इस सब के सब ये फ़ायदा होता है तुम्हारे किसका, हमारे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स का। ये है तुम्हारा कमांड टास्क। क्या है? कमांड टास्क। इसमें क्या होता है, तुम बने होते हो एक कमांडर और तुम्हें अलॉट किए जाते हैं 2 सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, तुम्हें 2 सबऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं। इसमें काम क्या होता है? इसमें काम होता है तुम्हारा कि तुम एक लीडर होते हो एंड तुम्हें 2 सबऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं। तो तुम्हें क्या होता है, ऐसे बल्ली फट्टा और रस्सी के बदौलत, जैसे प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में किया जाता था ना, बल्ली फट्टा से एक जगह से, ये देखो, एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता था, जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। ठीक है, अपने सबऑर्डिनेट्स तुम्हें काम करवा के अपने जब तुम एज ए कमांडर बनते हो तो तुम्हें क्या होता है, तुम एक लीडर बनते हो। क्या बनते हो? ऐसे लीडर बनते हो। तो तुम्हारा काम क्या होता है, मेनली तुम्हें अपने सबऑर्डिनेट्स की हेल्प से, किनकी हेल्प से? सबऑर्डिनेट्स की हेल्प से तुम्हें एक टास्क को पूरा करना होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना बिना ग्राउंड को टच करें। तो ये सब कुछ होता है तुम्हारे किसके अंदर, कमांड टास्क के अंदर। बस यहाँ पे तुम क्या होता है, तुम लीडर बन जाते हो। क्या बन जाते हो? तुम कमांडर होते हो। केवल 3 ही बंदे होते हैं। ओके, लास्ट होता है तुम्हारा फाइनल ग्रुप टास्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है। ठीक है, ये होता है इंपॉर्टेंट टास्क उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक का प्रोग्रेसिव किस में, पीजीटी में परफॉर्म नहीं करा, हाफ ग्रुप टास्क में परफॉर्म नहीं करा, कमांड टास्क में परफॉर्म नहीं करा। अगर तुमने किसी में भी अभी तक परफॉर्म नहीं करा और तुम आके प्रोग्रेसिव लास्ट जो टास्क होता है हमारा, तुमने इनमें से किसी में भी परफॉर्म नहीं करा, लेकिन अभी तुम आके अपने फाइनल ग्रुप टास्क में अगर परफॉर्म कर दो, यानी कि देखो यहाँ से यहाँ चले जाना होता है कि बल्ली फट्टा रस्सी की मदौलत बिना ग्राउंड को टच करे, अगर तुम कर देते हो ही प्रोग्रेस से और तुम्हारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता है तो तुम्हें इसके बेसिस पे भी जीटीओ कंसिडर कर सकते हैं। तो मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है फाइनल ग्रुप टास्क। वो जो चाहता है कि जिस भी बच्चे ने अभी तक अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को यूटिलाइज़ नहीं करा, वो अपने अपॉर्चुनिटीज़ को ताकि यूटिलाइज़ कर सके, उसके लिए दिया जाता है ये फाइनल ग्रुप टास्क। ये मोस्टली उन बच्चों के लिए होता है जिन्होंने अभी तक परफॉर्म नहीं करा, और जो तो परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं उनको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, वो यहाँ पे भी परफॉर्म कर ही देते हैं। और जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं करा है वो उनके लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी होती है फाइनल ग्रुप टास्क की। यार जीटीओ चाहता है कि यार तुम्हें एक और अपॉर्चुनिटी मिले जिससे तुम अच्छा जीटीओ में अच्छा परफॉर्मेंस कर सको, तो वो होता है तुम्हारा फाइनल ग्रुप टास्क। अब आता है इंटरव्यू। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भाई इंटरव्यू कैसा होता है, क्या होता है इंटरव्यू? ये होता है इंटरव्यू सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइम। ठीक है, यस यस। ये कई बच्चों का डे 2 वाले दिन होता है, कई बच्चों का डे 3 वाले दिन होता है और कई बच्चों का डे 4 वाले दिन होता है। ठीक है, मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मेरे अभी तक जितने भी 2 इंटरव्यूज़ हुए हैं वो सब के सब डे 3 वाले दिन ही हुए हैं। ठीक है, इंटरव्यू में क्या होता है कि ऐसे तुम्हारे सामने उस बोर्ड का प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट बैठे होते हैं ऐसे सामने, एंड तुम्हें वो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं तुम्हारे ऐसे पीआईक्यू के बेसिस पे। मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगा कि पीआईक्यू होता क्या है। ठीक है, पीआईक्यू पे ऊपर तुम सारी अपनी डिटेल्स भरते हो कि यार तुमने क्या क्या चीज़ें कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी सारी प्रॉपर उसे जन्म कुंडली बोलते हैं। ठीक है, जन्म कुंडली मैं बता दूंगा कि उसके अंदर तुम सारी डिटेल्स भरते हो, उसके बेसिस पे तुमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ CIQ पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ CIQs पूछे जाते हैं ताकि वो तुमसे डिस्कस कर सके कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसके अंदर डिस्कशंस होता है कई बच्चों का डे 2 के दिन, डे 3, डे 4 वाले। ठीक है, इंटरव्यू सबसे सिंपल होता है, इसमें तुमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, CIQs पूछे जाते हैं बेसिकली, वो भी किसके बेसिस पे, तुम्हारे PIQ के बेसिस पे, किसके, तुम्हारी PIQ के बेसिस पे तुमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, यस। हाँ, लास्ट आता है डे कॉन्फ्रेंस।
इससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि जो डे 4 वाला होता है, ठीक है, जो डे 4 होता है, क्या होता है डे 4, उसकी नाइट को कुछ ऐसा सीन होता है। I got my boys with me, at least those in favor. And if you need before I leave, I hope I see you later. Once I was 20 years old, slowly got हर कोई आपस में डिस्कशंस कर रहे होते हैं कि भाई जो भी यहाँ पे एक एस्पिरेंट्स होंगे, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी रिपीटर्स हैं या फिर जो भी कॉन्फ्रेंस आउट कैंडिडेट्स हैं, वो उन सबको पता होगा कि यार हाँ ऐसा ही कुछ सीन होता है डे 4 वाले दिन। और जब भी जो भी न्यू कमर्स है, अगर तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें भी रियलाइज़ होगा कि डे 4 वाले दिन यही सेम सीन होता है, ठीक है। यस, अब बात करते हैं कॉन्फ्रेंस की, जो कि होता है तुम्हारा डे 5 वाले दिन। क्या होता है ऐसा, कॉन्फ्रेंस होता है, देखो कॉन्फ्रेंस, ठीक है। कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि यहाँ पे ना गेट होता है, यहाँ पे होता है गेट, ठीक है। यहाँ से तुम एंटर करते हो, ये यहाँ पे होती है कैंडिडेट की चेयर, यहाँ पे तुम बैठते हो, ठीक है। तुम्हारे लेफ्ट साइड में बैठे होते हैं सारे के सारे साइकोलॉजिस्ट, सामने बैठे होते हैं बोर्ड के प्रेसिडेंट, जैसे यहाँ पे बैठे हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जितने भी होते हैं वो सब कुछ यहाँ बैठे होते हैं, और जितने भी GTOs होते हैं वो सब कुछ बैठे होते हैं तुम्हारे राइट में। भाई मैं एक चीज़ बोलूँगा, तुम अपनी लाइफ में कभी भी जब तुम्हारी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस होंगी, कभी नहीं बोलोगे, जब तुम रूम में एंटर करते हो तो भाई जो भी बोर्ड के प्रेसिडेंट होते हैं या फिर जितने भी GTOs होते हैं, इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स हैं, GTOs हैं, उनकी जो कंधों पे जो स्टार्स होते हैं भाई, वो क्या चमकते हैं भाई, इतने प्यारे लगते हैं ना वो मैं अपने मूवमेंट्स तुम कभी नहीं भूल पाओगे लाइफ में कि यार भाई अगर ये यूनिफॉर्म मैं पहन लूँ ना, मैं क्या लगूंगा। ये सब कुछ सीन होता है तुम्हारे किसमें, कॉन्फ्रेंस में। जब भी तुम देखते हो सामने उनको, या तुम्हें एक और मोटिवेशन सा हो जाता है, ठीक है। कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि तुमसे ना बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यार यहाँ पे तुम्हारा स्टे कैसा लगा, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि तुम इम्प्रूव करना चाहते हो, वो सब कुछ। यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे ना रिजल्ट सुनाया जाता है, ठीक है। कॉन्फ्रेंस वाले दिन क्या होता है कि तुम्हें रिजल्ट सुनाते हैं, क्या सुनाते हैं, रिजल्ट। तुम्हारे डे 2, डे 3 एंड डे 4 के अंदर तुमने जो भी परफॉर्मेंस करी है, उनके बेसिस पे तुम्हें रिजल्ट सुनाया जाता है। क्या सुनाया जाता है, रिजल्ट सुनाया जाता है। उससे पहले फिर चेक किया जाता है कि यार तुम कहीं सेलेक्ट हो चुके हो, बॉर्डर लाइन केस है, या फिर सेलेक्ट नहीं हुए हो। तो तुम्हारे क्या होता है, जब भी तुम ऐसे एंटर करते हो, ठीक है, तुम मान लो तुम एंटर करे, यहाँ पे बैठे, तुमसे बेसिक क्वेश्चन करेंगे। अगर तुम रिकमेंड हो तो तुमसे 2-4 क्वेश्चन पूछेंगे कि यार तुम्हारा स्टे कैसा था, खाना कैसा लगा, बस ऐसे बेसिक के क्वेश्चन पूछेंगे, फिर तुम्हें भेज देंगे। जब अगर मान लो तुम बॉर्डर लाइन केसेस हो तो तुमसे कुछ SRTs पूछी जाती है, कुछ सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट पूछे जाते हैं कि यार अभी तक का कुछ क्या पता, अगर हम इससे कुछ वो पूछें तो क्या ये सेलेक्ट कर पाता है कि नहीं कर पाता है, वो सब कुछ। ऐसे कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दे पाता है कि नहीं दे पाता है। कुछ क्वेश्चन पूछते तुम्हारे IOs पूछते हैं, ठीक है, जो तुम्हारा बोर्ड का प्रेसिडेंट होता है वो पूछता है, या फिर कभी डिप्टी प्रेसिडेंट होते हैं वो पूछ लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अगर उनको पता है कि तुम आउट होने वाले हो तो वो भी तुमसे कुछ बेसिक इतने क्वेश्चन पूछते हैं कि यार तुम्हारा स्टे कैसा था यहाँ पे, खाना कैसा लगा यहाँ का, सब कुछ। ऐसे कुछ सजेशंस तुम हमें देना चाहते हो जो हमें यहाँ पे इंप्रूव करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस वो तुमसे पूछते हैं। ये होता है तुम्हारे कॉन्फ्रेंस में। इसके बाद रिजल्ट सुनाया जाता है, और 2 चीज़ें होती हैं। अगर बच्चा सेलेक्ट हो जाए तो उसको ये मिलता है भाई, रिकमेंड हो जाए तो उसको प्लस की वो मिलती है भाई, चेस्ट नंबर मिलता है प्लस का। और अगर वो नहीं हुआ तो तुम ऐसे ही बाहर चले जाते हो भाई, जिसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस आउट। तुम कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं, जहाँ पे तुम्हें रिजल्ट सुनाया जाता है कि यार इतने बच्चे रिकमेंड नहीं होते, जो रिकमेंड हो जाता है उसके पास चेस्ट नंबर आ जाता है। एंड जो भी बच्चे रिकमेंड हो जाते हैं उनके पास अब आगे का क्या टास्क होता है, उनके होते हैं अब मेडिकल। क्या होते हैं उनके, मेडिकल्स में होते हैं उनके। फिर उनको फिर से अगले 5 से 10 दिनों के लिए और रोक दिया जाता है वहीं SSB के अंदर ही। वो रहते हैं SSB के अंदर फिर से 5 से 10 दिनों के लिए दोबारा रहते हैं। 5 से 10 दिनों के लिए वो SSB के लिए रहेंगे, फिर 5 से 10 दिनों के लिए रुकते हैं, ताकि वहाँ पे क्या हो सके, उनके टेस्ट हो सकते हैं, ब्लड यूरिन टेस्ट हो, आई टेस्ट हो, एक्सरे टेस्ट हो, ENT टेस्ट होते हैं, डेंटल टेस्ट होते हैं, और कुछ मेडिकल टेस्ट होते हैं कि चेक करा जाता है तुम्हारा हाथ सही है, पैर सही है, नोक नीच तो नहीं है। ये सारी चीज़ें टेस्ट करी जाती है तुम्हारी मेडिकल के अंदर। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो, एंड मैंने तुम्हारे सारे डाउट्स को क्लियर किया हो। SSB से रिलेटेड जितने भी तुम्हें डाउट्स थे, मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हो। अगर फिर भी तुम्हें कोई भी डाउट है तो यार कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं ट्राई करूँगा कि मैं तुम्हारे डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। एंड हाँ, कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि ये वीडियो कैसी लगी, एंड मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। एंड तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।